तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा क्लास में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रेफरेंसेस के बारे में बात करना शुरू किया था। वी टॉक्ड अबाउट कंप्लीटनेस ऑफ प्रेफरेंसेस, ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एन एग्जाम्पल, आई मीन वन अदर assumption विच इज मोनोटोनिसिटी। और मोनोटोनिसिटी assumption की वजह से how our indifference curve should look like, we started looking at that। ठीक है, तो आज हम लोग उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और we'll try to wrap things up from at least this particular discussion। ठीक है, पिछले लेक्चर से किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। Anybody having any issues from the previous class? So previous class में हमने ये देखा था कि इंडिफरेंस कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है कि नहीं, वो वर्टिकल हो सकता है कि नहीं, वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है कि नहीं, क्या आपका इंडिफरेंस कर्व एक सॉलिड इस तरीके का फिगर हो सकता है कि नहीं। एंड एवरीवेयर वी सॉ दैट द आंसर वाज नो, बिकॉज ऑफ वेरियस assumptions combined। ठीक है, चलो guys, shall we move forward? Anybody having any issues from the previous class? Okay, ma'am, can you please explain how monotonicity rules out thick ICs? Okay, perfect, sure. सो मोनोटोनिसिटी assumption क्या होती है? वो बोलती है कि अगर मेरे पास दो बंडल्स हैं, ठीक है, एक बंडल है X और एक बंडल है Y। ठीक है, मेरे पास दो बंडल्स हैं और ये बंडल्स इस तरीके के हैं कि एक बंडल में मेरे पास मान लो एक गुड एटलीस्ट ज्यादा है, चाहे वो फर्स्ट गुड हो चाहे वो सेकंड गुड हो। ठीक है, so X basically is this: X has X1 X2 and Y has Y1 Y2। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक भी गुड ज्यादा है, X1 ज्यादा हो या फिर X2 ज्यादा हो एज कम्पेयर टू Y2, और X जो बंडल है उसमें एटलीस्ट मेरे पास दोनों गुड उतने होने चाहिए जितने Y बंडल में है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मोनोटोनिसिटी assumption says that we have to prefer this as compared to this। तो कोई भी अगर थिक आईसी होता है, थिक आईसी का मतलब क्या होगा कि आप इस पॉइंट पे हो और तो इसी में से आपने कोई भी दो आइटम्स पिक कर लिए। ठीक है, एक कंजम्पशन बंडल ये पिक हो गया और एक कंजम्पशन बंडल ये पिक हो गया। ठीक है, मान लो यहाँ पे पॉइंट्स थे 1,1, तो यहाँ पे यू हैव मूव्ड अपवर्ड्स ओनली ना, तो आपके पास जो X1 की क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए, जो गुड 2 की जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज करनी चाहिए, राइट। सो यू बेसिकली हैव 1.1 1.1। so in this case, which bundle are you going to prefer, where you have both the goods at a higher level, right? So you're going to prefer this। तो क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही आईसी का हिस्सा हो सकते हैं? कैन दे बी अ पार्ट ऑफ द सेम आईसी? No. So that logic say anything which comes up in a thick IC curve that cannot hold the assumptions that we have कि यूटिलिटी सेम होनी चाहिए। तो सेम लॉजिक से आप ऊपर मूव करोगे तो भी आप हायर यूटिलिटी अचीव कर रहे हो, सेम लॉजिक से आप इस तरफ मूव करोगे तो भी कम से कम एक गुड की क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, और इसी लॉजिक से जब आप इस तरफ मूव करोगे तो भी कोई ना कोई वाई जो दूसरा गुड है, गुड 2, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। सो ना ये पॉइंट इस आईसी का हिस्सा होने चाहिए, ना ये पॉइंट और ना ही ये पॉइंट, फॉर दैट मैटर एनीवेयर यू गो फ्रॉम दिस साइड should not be a part of this particular IC, and that is why we cannot have a thick line, thick IC if monotonicity assumption is satisfied। Does that make sense? Fine। तो ना आप इस ना लेफ्ट ना आप राइट जा सकते हो, ना आप टॉप पे जा सकते हो, ना आप वर्टिकली आगे मूव कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, मूविंग ऑन। चलो जी, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि मान लो हमारे पास एक इंडिफरेंस कर्व हमने बनाया है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, हियर वी हैव गुड 1, हियर वी हैव गुड 2,
इस पॉइंट पे जितने इस लाइन पे जितने भी बंडल हैं सब पे मुझे सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल रही है, इसलिए मैं इसको एक आईसी बोल रही हूँ, ठीक है। अगर मुझे वो ये चीज बतानी हो कि व्हाट आर ऑल दोज कंजम्पशन बंडल्स वेयर माय कंज्यूमर इज बेटर ऑफ, या माय कंज्यूमर इज गेटिंग अ हायर सेटिस्फैक्शन, या माय कंज्यूमर प्रेफर्स ऑल दोज बंडल्स, सो मतलब मुझे अगर ये चीज दिखानी हो कि व्हाट आर द सेट ऑफ ऑल दोज बंडल्स which the consumer prefers more, so basically more preferred points, वो क्या होंगे? What are the more preferred points as compared to this line? तो मतलब अगर आप मोनोटोनिसिटी अजम्पशन को दिमाग में रखोगे, ठीक है, सपोज मोनोटोनिसिटी होल्ड्स, अगर मोनोटोनिसिटी अजम्पशन होल्ड करती है तो इसका मतलब क्या है कि आप मान लो आपका एक बंडल है यहाँ पे, आप इस तरफ मूव करोगे तो ये जितने भी पॉइंट्स होंगे आप उनको ज्यादा प्रेफर करोगे एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, राइट? Yes or no? All the points on this red line you will prefer more. Similarly, same logic can be applied here like this. So all the points that are in this side you will be preferring more. Similarly, जितने भी points ऊपर होने वाले हैं वो सब भी आप ज्यादा प्रेफर करोगे, राइट? तो मैं अगर एक आपका डायग्राम इस तरीके से बना दूं कि ये जितने भी पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन के ऊपर होने वाले हैं वो क्या होंगे? मेरे मोर प्रेफर्ड होंगे, yes or no? So can I say that this particular set will be my preferred more preferred set? Yes or no? So all these points that lie above. Do we all agree to this? Yes. And सेम लॉजिक अगर हम लगाने को बोलें कि आप ये बताओ कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप लेस प्रेफर करोगे, तो वो क्या होगा? एनी पॉइंट ऑन दिस साइड विल बी लेस preferred, right? Yeah, any points downward will be less preferred. By that logic, can I say कि ये जो भी मेरे पास points होंगे, these will be my less preferred set. This will be my less preferred set. Okay, why is this happening? Right? तो जो मेरा आईसी है अगर मोनोटोनिसिटी सेटिस्फाई करे, जो मेरी प्रेफरेंसेस हैं अगर वो मोनोटोनिसिटी सेटिस्फाई करें, तो मेरा जो पूरा 3D मेरा जो 2D मैपिंग होता है वो कितने तरीके से डिवाइड हो गया? एक मेरा इंडिफरेंस कर्व हो गया, one I have is my indifference curve, which is this. Then I have a more preferred set, and then I have a least preferred set, या less preferred set. Do we understand this bifurcation? Why this is happening? Because आप जिस तरफ मूव कर रहे हो, अगर आप लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हो तो आपके जो गुड्स की क्वांटिटी है वो कम हो रही है, तो आप लेस प्रेफर कर रहे हो उन बंडल्स को। अगर आप राइट साइड मूव कर रहे हो या ऊपर मूव कर रहे हो तो यू आर मूविंग टू अ बंडल जिसमें ज्यादा क्वांटिटी है, राइट? सो यू आर प्रेफरिंग दैट मोर. इज दैट फाइन? डू वी ऑल अग्री विद दिस? we'll keep having lots of graphs coming up ना, तो ये चीजों को धीरे धीरे क्लियर करते चलेंगे, ठीक है? किसी को डाउट हो तो पूछते चलना, ठीक है? अच्छा जी, अगर ये चीज क्लियर है तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, ठीक है? सपोज मैंने आपको बोला कि भाई आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं, या जो दो अजम्पशंस हैं वो वैलिड है. फर्स्ट इज ट्रांजिटिविटी एंड सेकंड इज मोनोटोनिसिटी, ठीक है?
आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो दोनों चीजें सेटिस्फाई करती हैं, ट्रांजिटिविटी भी और मोनोटोनिसिटी भी। एक बार मेरे को बताओगे कि ट्रांजिटिविटी और मोनोटोनिसिटी क्या होती है? कैन यू टेल मी व्हाट मोनोटोनिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी इज? क्या होती है ट्रांजिटिविटी? कि हमने देखा था कि अगर आपको monotonicity means more is better. Exactly, yes, that's right. And what does transitivity mean? कि अगर एक बंडल प्रेफर्ड है दूसरे बंडल से, if x is preferred to y and y is preferred to z, then we should have x is preferred to z. और ऐसे हमने तीन और कॉम्बिनेशंस देखे थे, राइट? रिमेंबर, इंडिफरेंस एंड स्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस, चार ऐसे कंडीशंस देखे थे, राइट? तो इस तरीके की सिचुएशन अगर वैलिड है तो आपका जो सिस्टम है, आपकी जो प्रेफरेंसेस है वो ट्रांजिटिविटी फॉलो करती है, ठीक है? चलो, आई एम सेइंग गिवन दिस कि ट्रांजिटिविटी फॉलो होती है और मोनोटोनिसिटी फॉलो होती है, कैन यू टेल मी दैट कैन टू आईसीज इंटरसेक्ट? क्या दो इंडिफरेंस कर्व्स, आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व, क्या दो इंडिफरेंस कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं? इफ यस, वाई? इफ नो, वाई नॉट? ठीक है, सो ऑल आई एम आस्किंग यू इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विच सेज कि क्या ऐसा पॉसिबल है? कैसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ये एक इंडिफरेंस कर्व हो और ये एक दूसरा इंडिफरेंस कर्व हो? Can we have a situation like this, that this is my first IC, मान लो IC1 and this is IC2? Good one, good two. चलो, what do you think? क्या दो ICs intersect कर सकते हैं? They can't intersect. Okay, why not? No, okay, we have lots of no's coming up. Good, ठीक है, your answer is correct. But why do you think that is not a possibility? No, because if they do, this implies IC1 and IC2 gives the same satisfaction, but IC1 is higher. Okay. Okay, IC1 is higher. Logic is correct. IC1 यहाँ पे ऊपर है लेकिन IC1 यहाँ पे नीचे हो जाएगा, है ना? Okay, because consumers cannot have same level of satisfaction. Okay. Okay, all right. चलो, ठीक है. Arguments are inappropriate line. Very nice Aditi, very nice Riya, very good Shrey, very good Janvi, very nice. चलो, देखते हैं, ठीक है? मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि ठीक है ये लोग इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो मेरा एक आईसी है IC1 जिसपे मेरे पास दो बंडल्स हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है? और मेरा जो दूसरा आईसी है उसमें जहां पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो जो बंडल है एक्स है और एक दूसरा बंडल है जेड, ठीक है? चलो जी, तो अब बिकॉज और एक्स एक्स और वाई सेम आईसी पे हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए हमारे पास? एक्स शुड बी इनडिफरेंट टू वाई because they are on the same IC, right? That's the first thing. Second thing, because my IC, this IC, X और Z सेम IC पे हैं, right? तो वो लोग भी इंडिफरेंट होने चाहिए आपस में, वो बंडल्स भी आपस में इंडिफरेंट होने चाहिए. So X should be indifferent to Z, right? ठीक है जी, all right. तो X is indifferent to Y को मैं Y is indifferent to X भी लिख सकती हूँ, right? क्योंकि इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है? तो आई एम सेइंग y इज इंडिफरेंट टू x एंड x इज इंडिफरेंट टू z, ठीक है? और मेरा ये जो प्रेफरेंसेस है वो ट्रांजिटिविटी फॉलो करती हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? व्हाट विल दिस इंप्लाई? व्हाट शुड हैपन? y इज इंडिफरेंट टू z, राइट? बिकॉज ऑफ ट्रांजिटिविटी, बिकॉज ऑफ ट्रांजिटिविटी.
तो बिकॉज ऑफ ट्रांजिटिविटी ये चीज होल्ड करेगी, राइट। अच्छा जी, लेकिन अब आप इन दोनों को ऑब्जर्व करो। ये जो बंडल है जेड, इससे ज्यादा क्वांटिटी है दोनों गुड्स की वाई में। ऐसे एक्स क्वांटिटी इतनी ज्यादा है और वाई क्वांटिटी इतनी ज्यादा है, राइट। सो बाय मोनोटोनिसिटी, by monotonicity, what can I say? That y is strictly preferred to z? Yes or no? Right? Because monotonic preferences है मेरी, तो ये चीज ज्यादा प्रेफर्ड होनी चाहिए एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज इसमें दोनों गुड का ज्यादा अमाउंट है, और ट्रांजिटिविटी के हिसाब से दिस शुड होल्ड. But both these things can't happen at the same time, right? So that means I have a contradiction which leads to a contradiction. तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो चीज हमने मानी थी वो गलत है. और हमने क्या मान के ये सब काम किया कि आईसीज इंटरसेक्ट करते हैं, राइट. सो व्हाट डज दैट मीन? आईसीज डोंट इंटरसेक्ट. यस और नो? ये कौन सा तरीका है चीजें प्रूव करने का? व्हाट मेथड इज दिस टू प्रूव थिंग्स? प्रूव बाय, प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन, राइट. कि जब आप जो चीज प्रूव करना चाहते हो वो मान लेते हो कि वो चीज है, वो चीज हो रही है, ठीक है. और फिर देखते हो कि क्या कोई लॉजिकल स्टेप्स में कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइव कर रहा है क्या. कि आप कुछ मान लेते हो और फिर उस अजम्पशन की वजह से कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, राइट. सो लॉजिकली यू कीप फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स एंड देन यू अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन. दैट मीन्स जो आपने स्टार्टिंग में चीजें अज्यूम करी थी उनमें ही कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है. इज दैट फाइन विद एवरीबडी? ठीक है, क्लियर है व्हाई आईसीज कैन नॉट इंटरसेक्ट? ठीक है जी, चलो लेट्स मूव ऑन देन. तो हमने अभी तक क्या क्या अजम्पशन कर ली थी? कंप्लीटनेस की अजम्पशन देख ली थी क्या होती है, अजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी देख ली थी, फिर अजम्पशन ऑफ मोनोटोनिसिटी देख ली थी. उसके अलावा अब हमारे पास एक और अजम्पशन है विच इज द नेक्स्ट वन. सो लेट्स सी व्हाट दैट इज. सो द नेक्स्ट अजम्पशन दैट वी हैव, जो हमारी नेक्स्ट अजम्पशन है वो क्या है? दैट convexity of indifference curves. कॉन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसका मतलब क्या है? आपके इंडिफरेंस कर्व्स जो है वो कॉन्वेक्स होते हैं. व्हाट डज दैट मीन? अगर इसको वर्ड्स में समझना चाहो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मीनिंग एवरेजेस averages of consumption bundles are preferred to extremes. कि मतलब आपका एक कंजम्पशन बंडल है विच इज लाइक एन एवरेज ऑफ टू कंजम्पशन बंडल्स, ठीक है. तो जो एवरेज होगा दो कंजम्पशन बंडल्स का, उसको प्रेफर किया जाएगा एज कंपेयर टू द एक्सट्रीम्स. अच्छा जी, अब इसका क्या मतलब है वो हम लोग देखते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपके पास कोई एक इंडिफरेंस कर्व है विच इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है. नॉट लुकिंग वेरी नाइस. चलो लेट्स से वी हैव एन इंडिफरेंस कर्व लाइक दिस, ठीक है. अब एक बंडल है ये एक्स और एक बंडल है ये वाई, ठीक है. तो आपने क्या किया? इन दोनों बंडल का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन कर लिया, राइट. इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो यहाँ पे क्या है,
लेट्स से 1,3, ठीक है, और दिस इज लेट्स से 3,1, ठीक है। आपने क्या किया, इसका एवरेज ले लिया। आपको एक्चुअली एवरेज लेना है, एवरेज लेने के बहुत तरीके होते हैं। सो हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द नॉर्मल अर्थमेटिक मीन या अर्थमेटिक एवरेज। ये एवरेज आपका कोई भी एवरेज हो सकता है, वेटेड एवरेज बेसिकली, राइट। वेटेड एवरेज में क्या है कि आप इसको अगर 25% वेटेज देते हो तो इसको 75% दोगे, इसको अगर 50% वेटेज देते हो तो इसको 50% दोगे, राइट। सो बेसिकली मान लो अगर आपने टिपिकल जो हमारा अर्थमेटिक एवरेज होता है वो किया, तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, हाफ ऑफ बंडल एक्स प्लस हाफ ऑफ बंडल वाई। व्हाट वुड दैट मीन? यस, दैट वुड जस्ट मीन कि आप क्या करोगे, इसका जो पहला एलिमेंट है और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे। तो 1 + 3 is 4 divided by 2, so you get 2 as the first element. And similarly you will do the same thing for the second element, 3 + 1 divided by 2, which is 4 divided by 2, which is again 2. तो आपका एक बंडल आ गया 2,2, ठीक है। तो इनका कहना, ये जो अजम्पशन है, ये हमारी अजम्पशन क्या कहती है कि आप ये वाला जो बंडल है वो आपको ज्यादा प्रेफर्ड होगा एज कंपेयर टू दिस और दिस। ये है इस अजम्पशन का मतलब कि एवरेजेस ऑफ कंजम्पशन बंडल्स आर प्रेफर्ड टू द एक्सट्रीम्स, राइट। सो मतलब अगर, और जो एवरेज लाइन बनेगी इन कंजम्पशन बंडल्स की वो क्या होगी एक्चुअली, इट विल जस्ट बी अ लाइन विच यू गेट व्हेन यू जॉइन दीज टू। सो लाइक इन दोनों को आपने ज्वाइन किया तो हाफ हाफ जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। सो लाइक हियर x/2 + y/2। तो इनका कहना क्या है कि ये वाला जो बंडल है ये आप ज्यादा प्रेफर करोगे एज कंपेयर टू आइदर दिस और दिस। सिमिलरली आप इधर भी कोई भी पॉइंट पे कैसे आ सकते हो, कोई एक अप्रोप्रिएट वेटेड एवरेज करके, राइट। मान लो आपने ऐसे किया कि आपने x को वेटेज दे दिया 1/4x + 3/4y। ये भी कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होगा, 3/4x + 1/4y, ये भी कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होगा। तो आप जितने भी वेटेड एवरेज करते हो वो सारे कहीं ना कहीं आपके इसी लाइन पे होंगे, राइट। तो एक तरीके से हमारे कहने का मतलब क्या है कि आपके पास अगर 2 बंडल्स हैं जहां पे आप बिल्कुल इंडिफरेंट हो, ठीक है, तो उन दोनों बंडल्स को ज्वाइन करके जो आपने लाइन बनाई, ठीक है, उस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपको ज्यादा प्रेफर्ड होंगे एज कंपेयर टू दीज 2 पॉइंट्स। इज दैट फाइन? तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट होगा ये आपको हायर यूटिलिटी दे रहा होगा एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, या ये पॉइंट पे जो आपकी, ये पॉइंट आपको ज्यादा प्रेफर्ड है एज कंपेयर टू दिस, ये पॉइंट ज्यादा प्रेफर्ड है एज कंपेयर टू दिस, ये पॉइंट ज्यादा प्रेफर्ड है एज कंपेयर टू दिस। इज दिस फाइन? दिस इज द मीनिंग ऑफ द assumption that you know your averages are preferred to the extreme points। ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए और ये जो इनकी लाइन ज्वाइनिंग है वो आपके एवरेजेस हो गए। इज दैट ऑल राइट? यस, आर वी गुड? ओके, ठीक है। तो और इसका एक्चुअली मतलब अगर आप मैथमेटिकली, तो चलो हमने ये assumption का मतलब समझ लिया। अगर आप नॉर्मली इसको देखना चाहो तो इसका मतलब ये होगा कि लोग ना कोई एक चीज ज्यादा कंज्यूम करने पे भरोसा नहीं रखते, उनको चाहिए कि वो दोनों चीजें ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करें, राइट। सो लाइक लेट्स से इफ दिस इज एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, अ पर्सन हु हैज 1 apple and 3 oranges, and here we have a person who has 3 apples and 1 oranges, that person would rather have two of each rather than having 1 or 3 combination। तो मतलब आप दोनों चीजें ज्यादा कंज्यूम करने में बिलीव करते हो एज कंपेयर टू वन बीइंग हायर एंड वन बीइंग लोअर। दैट इज द मेन लाइक, मतलब अगर आप रियल वर्ल्ड में इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखो तो वो मीनिंग है। सो मतलब अगर आप फूड को लेके अगर इसका एग्जाम्पल देखो तो मतलब आपको क्या चाहिए, आपको ज्यादा सब्जी और कम चपाती नहीं चाहिए, आपको ज्यादा चपाती और कम सब्जी भी नहीं चाहिए, आपको सब्जी और चपाती एक अप्रोप्रिएट लेवल पे चाहिए कि दोनों को एक साथ आप कंज्यूम कर सको।
सो एवरेज जो कंजम्पशन होगा दैट वुड बी फार मोर प्रेफर्ड एज कंपेयर टू यू हैविंग अ बंडल जहां पे एक चीज ज्यादा है एक चीज कम है. ठीक है, दिस इज द मेन लॉजिक. इज दैट ऑल राइट? ठीक है, क्लियर है ये सब? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो. हमारी जो प्रेफरेंसेस होती हैं, अभी हमने देखा कि हमारी एक असम्पशन है कि आपका इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होना चाहिए. ठीक है, दिस इज अ कॉन्वेक्स शेप. योर इंडिफरेंस कर्व हियर इज कॉन्वेक्स. ठीक है, कॉन्केव होता तो इट वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस. ठीक है, लीनियर मतलब इट कुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का है. ठीक है, अच्छा जी. प्रेफरेंसेस जो है, वी से दैट आवर प्रेफरेंसेस आर वेल बिहेव्ड. सो प्रेफरेंसेस को बोलते हैं कि आपकी प्रेफरेंसेस वेल बिहेव्ड है, मतलब दे आर ऑल वर्किंग वेरी वेल. ठीक है, व्हेन व्हाट हैपेंस, व्हेन आपके जो इंडिफरेंस कर्व है दे आर डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स. तो जब आपके इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है और कॉन्वेक्स भी है, तब आप बोलते हो कि द प्रेफरेंसेस दैट यू हैव दे आर वेल बिहेव्ड. ठीक है, तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है कि वेदर योर प्रेफरेंसेस आर वेल बिहेव्ड और नॉट, सो यू विल हैव टू चेक वेदर योर आईसीज आर डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड डू दे हैव अ कॉन्वेक्स शेप और नॉट. इफ योर आंसर फॉर बोथ ऑफ दीज थिंग्स इज येस, देन यू विल से दैट योर प्रेफरेंसेस आर वेल बिहेव्ड. तो ये एक टर्मिनोलॉजी है. ठीक है, ऑलराइट, कि मतलब जो यूजुअल बिहेवियर एक्सपेक्टेड होता है लोगों से वैसी ही है आपकी प्रेफरेंसेस. वेल बिहेव्ड का वो मतलब हो गया. ठीक है, ओके. अच्छा, हमने ये देखा है कि ठीक है, कॉन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये हो जाएगा कि एवरेजेस आर फार मोर प्रेफर्ड एज कंपेयर टू एक्सट्रीम्स. ठीक है, तो डज दैट मीन कि कभी भी प्रेफरेंसेस कॉन्केव नहीं हो सकती, या कैन योर इंडिफरेंस कर्व बी कॉन्केव? क्वेश्चन इज दिस, कैन इंडिफरेंस कर्व बी कॉन्केव? क्या इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव हो सकते हैं? And if yes, can you give some examples of conditions under which they can be convex? What do you think? कि मतलब इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव होने का मतलब क्या हो गया? तो देखो ऊपर ये जो ऊपर हमने अजम्पशन लिखी वो तो एक अजम्पशन है ना, कि हम ऐसा मान रहे हैं कि आगे जाके जितने भी हम एनालिसिस करेंगे वो ये सब अजम्पशंस के अंडर करेंगे. बट इसका मतलब ये है क्या कि इंडिफरेंस कर्व कभी कॉन्केव हो ही नहीं सकता, राइट? सो दैट इज द क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग राइट नाउ. कैन वी नॉट हैव एन इंडिफरेंस कर्व व्हिच लुक्स लाइक दिस? ये गुड वन हो गया, ये गुड टू हो गया. क्या हमारे पास ऐसा इंडिफरेंस कर्व हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट थिंक सो बिकॉज ऑफ मोनोटोनिसिटी. ओके, नो नो, लाइक डोंट थिंक अबाउट एनी assumptions. ठीक है, व्हाट इफ मोनोटोनिसिटी इज नॉट देयर? गुड आर्ग्यूमेंट, बट क्या कोई भी ऐसी सिचुएशन आपको समझ में आ रही है? सो जैसे ऊपर कॉन्वेक्सिटी वाली assumption क्या थी कि एवरेजेस आर प्रेफर्ड टू एक्सट्रीम्स. कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहां पे यू वुड लाइक टू हैव एन एक्सट्रीम कंजम्पशन बंडल एज कंपेयर टू एन एवरेज कंजम्पशन बंडल? कि आपको दोनों चीजें साथ में नहीं चाहिए, अलग अलग बेटर है. ऐसी कोई सिचुएशन होती है क्या हमारी जिंदगी में? No, ICs can't be concave. Okay. All right. So what I'm trying to tell you is, can you think of any situations wherein you would like to have the goods not together? Like average नहीं चाहिए चीजों का, extremes अच्छे हैं. ऐसी कोई सिचुएशन हो सकता है? ओके, वेरी नाइस. ठीक है, we have some people who are quite anti, no, not concave.
नो वरीज, ठीक है, बट जनरली सोचो थोड़ा। अच्छा, एक कुछ चीजें हैं क्या, चलो फूड से ही हम इसका एग्जांपल लेते हैं, इनके सब्स्टिट्यूट्स। ओके, सब्स्टिट्यूट्स तो ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स जैसे कोई एग्जांपल दो श्रेय। चलो, I'll tell you to think in one direction. Can you think of, like, tell me two food combinations that you would not like to have together? वो कौन से दो फूड आइटम है जो आप एक साथ कंज्यूम करना नहीं पसंद करते, इंडिविजुअली आपको अच्छे लगते हैं वो कंज्यूम करना, बट कोई अगर बोल दे कि एक ही साथ पीना है ये या एक ही साथ खाना है ये, तो वो बोलोगे कि नहीं यार, एक ही टाइम पे एक ही चीजें कर सकती हूँ मैं। ओके, यस यस, राइट, वेरी नाइस, या, so a lot of combination we've gotten. Okay, tea and water, yes, ठीक है, चाय पीते टाइम पानी नहीं पीने, उसके पहले पीना पसंद करेंगे। आइसक्रीम एंड स्वीट्स, आजकल तो जानवी आइसक्रीम एंड स्वीट का कॉम्बिनेशन है, यू नो लाइक गुलाब जामुन विद आइसक्रीम, दैट्स अ थिंग इन मेन्यूज दीज डेज। ओके, chocolate and samosa, that's a bad combination. Milk and fish, usually not preferred together, said it's poison, exactly. And same thing is said with, you know, all the milk products and lemon or anything citrus, right? Tea and Pepsi, yes. Tea and coffee, yes, very nice. Okay, you don't like it, okay, no worries. Milk and curd एक साथ नहीं ले सकते, so मतलब वही है कि टिपिकली मान लो कोई एक चीज हॉट है और एक चीज सुपर कोल्ड है, ये यूजुअली ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं आपको अच्छे लगते, राइट? इसमें मुझे बहुत अच्छा एक एग्जांपल लगा कि चलो ठीक है, मिल्क एंड फिश बड़ा डेडली सा ही कॉम्बिनेशन है, वो तो चलो बहुत ही हेल्थ वाइज बड़ा एक्सट्रीम हो गया हमारे लिए, बट मान लो हो कुछ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एवरीबडी इज गॉटन वेरी नाइस examples. Okay, Maggie and chocolate, somebody said. You know, these days people are making any kind of Maggie and posting it on social media. They are doing anything. Chocolate Maggie, whatever. People, I seem to follow a few channels. They tend to make all these weird kind of food items. But yeah, okay, you get the point, right? मान लो कि hot coffee ले लो. Okay. हॉट कॉफी हो गया और कुछ कोल्ड ले लेते हैं, कर्ड हो गया, मान लो कर्ड, योगर्ट, कुछ भी आप ले लो। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये एक बंडल है जहाँ पे आपके पास हॉट कॉफी का क्वांटिटी बहुत कम है और कर्ड का क्वांटिटी ज्यादा है, और आपका ये कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आपके कॉफी का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और कर्ड का क्वांटिटी बहुत कम है। तो इन सच अ सिनेरियो, व्हाट वुड यू लाइक टू डू? Would something like this be more preferred as compared to these extreme points? यहाँ पे क्या है, दोनों ही थोड़े थोड़े हायर लेवल पे हैं, बट उतने एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है। सो मान लो यहाँ पे you have 1 cup of curd and half a cup of coffee, and यहाँ पे let's say you have 1 cup of half a cup of curd and 1 cup of coffee, right? So anything which is in the middle or average of these two will have a little bit more coffee and little bit more curd. बट ये दो वो फूड आइटम्स है जो आप एक साथ कंज्यूम नहीं करना पसंद करते हो, राइट? तो मतलब यहाँ पे आपको दिस इज समथिंग विच यू डू नॉट लाइक दैट मच, इसीलिए ये कम प्रेफर्ड है एज कंपेयर टू दिस, इसीलिए ये इस तरीके का एक इंडिफरेंस कर्व बना रहा है, ये एक इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व बनाएगा, तो ये इंडिफरेंस कर्व एक नीचे लेवल पे है, राइट? सो वी डू हैव सम एग्जांपल्स which can bring out the situation कि आपके जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्केव भी हो सकते हैं, राइट? So do you agree now that you can have concave indifference curves if there are some combinations that you do not like to have together? Then yes, they can be concave, right? But typically in a general sense अगर देखा जाए तो mostly चीजें जो है हमारी जिंदगी में जो होती है वो वही होती है कि averages are preferred than extremes. Okay.
All right, guys, just give me 10 seconds. I'll just be back. Just 10 seconds. All right. Okay. So are we clear with this? So are we clear with all these assumptions, all these examples? Let's go. ठीक है, कोई डाउट है अभी तक किसी को? ठीक है जी, चलो अब हम लोग जो है अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या चीज है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? अच्छा, अब इसको ना कोई एक एग्जांपल्स के थ्रू। वेरी नाइस। ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ये आपका गुड 1 है, ये आपका गुड 2 है। ठीक है, और ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? वो सारे पॉइंट्स जहां पे आपको सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या ये सारे पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जहां पे जो भी बंडल्स हैं सब सेम लेवल पे प्रेफर होते हैं। यू आर ऑल इंडिफरेंट बिटवीन ऑल दीज बंडल्स। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या चीज है, उसको समझने से पहले आप ये सोचो कि मान लो आप इस पॉइंट पे हो। ठीक है, यू आर एट दिस पॉइंट, दिस इज एक्स, यहाँ पे x1 और x2 अमाउंट है। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप चाहो, आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि अगर मैं आपको 1 यूनिट x1 एक्स्ट्रा दूं, तो आप कितने यूनिट गुड 2 गिव अप करने को तैयार हो, ताकि आप सेम ही इंडिफरेंस कर्व पे रहो? डिड यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन? माई क्वेश्चन इज, इफ आई एम गिविंग यू 1 यूनिट एक्स्ट्रा ऑफ गुड 1, तो मतलब what you're trying to do is you're moving from this point to somewhere here. मैंने आपको x1 ज्यादा दिया, तो आप वर्ड हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द राइट मूव कर रहे हो। मैंने आपको 1 यूनिट एक्स्ट्रा दिया गुड x1। ठीक है, तो माई क्वेश्चन इज हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ x2 आर यू विलिंग टू गिव अप सो दैट यू रीच द सेम इंडिफरेंस कर्व? ये क्वेश्चन समझ में आया कि मैं अगर आपको 1 यूनिट एक्स्ट्रा दे रही हूँ गुड x1 का, ठीक है, तो आप कितने यूनिट x2 गिव अप करने को तैयार हो? राइट, ओके, वी कांट रियली टेल एक्चुअली आप कितने यूनिट देने को तैयार हो, बट ये क्वेश्चन है। ठीक है, सिमिलरली मैं सेम चीज को ऐसे भी पूछ सकती हूँ ना कि अगर, तो हमने यहाँ पे शुरुआत करी थी इस पॉइंट से, मैं सेम चीज को इस तरीके से भी पूछ सकती हूँ कि चलो ये गुड y है, मतलब ये बंडल y है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि अगर आपको 1 यूनिट x1 कम कर दिया जाए, तो आपको कितने यूनिट x2 हमें देने पड़ेंगे ताकि आप सेम लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाओ? राइट, बोथ दीज क्वेश्चन साउंड सिमिलर, इट्स जस्ट दैट वन में यू आर गिविंग 1 यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा x1, वन सिचुएशन में यू आर टेकिंग 1 यूनिट ऑफ x1, राइट? यस और नो? राइट, तो मेरे क्वेश्चन क्या हो गए? मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर 1 यूनिट ऑफ पहला गुड मैं आपको दूं, तो आप दूसरे गुड के कितने यूनिट्स गिव अप करने को तैयार हो, ताकि आप सेम लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाओ? या फिर इस चीज को ऐसे ही बोल सकते हैं कि मैं अगर आपको 1 यूनिट ऑफ गुड 1 एक्स्ट्रा दूं, तो आप कितने यूनिट ऑफ गुड 2 एक्स्ट्रा गिव अप करने को तैयार हो? अच्छा, मैंने सेम ही चीज बोल दी। ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट वुड हैव बीन कि आई, yeah, if I remove 1 यूनिट of first good,
हाउ मेनी यूनिट ऑफ गुड टू शुड आई गिव यू, ताकि आप सेम इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाओ. सो दीज आर जस्ट टू डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग, कि आप x से y पे पहुंचो या आप y से x पे पहुंचो, राइट. तो जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है? इट इज बेसिकली, it is the rate at which the consumer is willing to trade. It is the rate at which the consumer is willing to trade one good for the other so as to keep her as well off as she was before the trade happened. Before the trade happened, or before the substitution happened. ठीक है? Is that all right? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? वो क्या रेट है जिसपे हम चीजों को आपस में ट्रांसफॉर्म करें, सब्स्टिट्यूट करें, कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक सेम ही इंडिफरेंस कर्व पे रहो. ठीक है? दिस इज द लॉजिक दैट वी हैव फॉर MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है? तो मान लो कि अगर डेल्टा x1, let's say this is the change in good one consumption, change in good one consumption. ठीक है? And let's say delta x2, it is the change in good to consumption. राइट. सो पहले हम लोग 1 यूनिट का चेंज देख रहे थे, बट जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ 1 यूनिट चेंज पे ही फोकस करें, राइट. सो हमको क्या करना है? वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये जो ट्रेड हो उससे हम पहले भी इसी इंडिफरेंस कर्व पे थे और बाद में भी हम इसी इंडिफरेंस कर्व पे थे, राइट. सो मान लो ये जो है, ये चेंज इन गुड x1 होगा और ये चेंज इन गुड x2 होगा, राइट. सो वी जस्ट हैव टू मेक श्योर, सो दीज टू चेंजेस are such that they help us stay on the same IC. Right? तो अगर मैं ये रेशियो ले लूं, if I take this ratio, delta x2 by delta x1, so what will this ratio tell me? If these changes are such that I stay on the same IC, what will this ratio tell me? कि मान लो यहाँ पे डेल्टा x1 की वैल्यू 1 है, तो ये मेरे को क्या बताएगा कि मेरा x गुड अगर 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, तो मेरे y गुड में, मेरा जो दूसरा गुड है उसमें कितना चेंज आना चाहिए ताकि मैं सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहूं. यस और नो? राइट. राइट सिमिल. तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो रेशियो है डेल्टा x2 by delta x1, what is this ratio telling me? This is my marginal rate of substitution, because this is telling me कि मैं एक गुड को दूसरे गुड से कैसे सब्स्टिट्यूट करूं ताकि मैं सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहूं. यस और नो? राइट. तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे कि ये जो चेंज इन, ये दिस इज चेंज इन x1, दिस इज चेंज इन x2. अगर आपको इंडिफरेंस कर्व की स्लोप निकालनी होगी, ये जो आपका इंडिफरेंस कर्व है इसकी स्लोप निकालनी होगी, तो वो आप कैसे निकालते हो? चेंज इन y divided by change in x, and when these changes are very very small, that becomes the slope of the indifference curve. Yes or no?
कोई भी कर्व की स्लोप क्या होती है? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, एंड व्हेन दैट चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट, व्हेन दैट चेंज इन x1 इज वेरी वेरी स्मॉल, तब इसी तरीके से वो आपकी स्लोप बन जाएगी, राइट। सो एक तरीके से अगर मैंने ये लिखा डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x1 लिमिट delta x1 tending to 0. So what is this? Slope of my IC. Do we all agree to that? क्योंकि स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? चेंज इन y चेंज इन x को डिवाइड करते थे, और बस यही मेक श्योर करते थे कि जब भी आपका कोई कर्व है तो क्या बोलते थे कि ये जो चेंज इन x है ये बहुत स्मॉल है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो चेंज इन y है वही आपको स्लोप दे रहा है, राइट। तो इस सारे डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए कैन वी से दैट this delta x2 by delta x1, this is close to the slope of indifference curve? Approximately, right? Approximately ये मेरा slope of indifference curve है, ये change in x2 divided by change in x1, right? क्योंकि इससे ये slope आएगी, which is typically exactly close to similar to what the slope of this IC is, right? तो मैं क्या देख रही हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, अब हम टेक्निकली अगर इन चीजों को देखें, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड 2 फॉर गुड 1, ये टर्म याद रखना बहुत जरूरी है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड 2, यू आर सब्स्टिट्यूटिंग गुड 2 फॉर गुड 1, सो जिसकी 1 यूनिट क्वांटिटी आप चेंज कर रहे हो और गुड 2 को आप चेंज कर रहे हो। सो बेसिकली क्या हो रहा है, यू आर आस्किंग फॉर 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड 1 एंड देन यू आर सीइंग हाउ मच गुड 2 यू हैव टू गिव बैक और टेक मोर, राइट। सो ये टर्मिनोलॉजी जरूरी है क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप कौन से नंबर को ऊपर रखोगे, कौन से नंबर को नीचे रखोगे। सो टिपिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है ऑफ गुड 2 फॉर गुड 1, इसके लिए जो हमारा सिंबल है वो हम लोग क्या यूज करते हैं, MRS x1 x2, ठीक है। तो जिसके लिए हो रहा है फॉर गुड 1 दैट इज केप्ट इन द स्टार्टिंग, एंड देन जिसको यूज कर रहे हो दैट इज केप्ट एट द एंड, ठीक है। इसको सिंपली आप MRS भी लिखते हो, दिस इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x1, ठीक है, which is nothing but negative of indifference curve slope. इंडिफरेंस कर्व की स्लोप क्या थी, डेल्टा x2 बाय डेल्टा x1, तो ये नेगेटिव ऑफ इंडिफरेंस कर्व की स्लोप हो गई, ठीक है। तो हमारा जो MRS है और जो हमारी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है उसके बीच में ये कनेक्शन है कि जो भी हमारे इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है उसका नेगेटिव जो होता है वो हमारा MRS है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और फॉर्मली करना चाहें चीजों को, तो दिस इज द फाइनल डिस्कशन दैट वी हैव, व्हिच इज MRS is actually limit of both these changes tending to very very small minus delta x2 divided by delta x1, which is negative of indifference curve slope. फॉर्मली ये हमारा डिस्कशन हो जाता है, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज द रेट एट विच यू ट्रांसफॉर्म वन गुड फॉर द अदर, ठीक है। एक गुड को दूसरे गुड के लिए आप ट्रेड कर रहे हो ताकि मेकिंग श्योर दैट यू आर ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, एंड लेटर ऑन वी ऑल्सो रियलाइज कि ये जो चेंज है, ये जो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमें इंडिफरेंस कर्व का स्लोप निकालने में भी हेल्प कर रहा है।
तो MRS और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व का कनेक्शन क्या है? MRS इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंडिफरेंस कर्व स्लोप. इज दैट फाइन? इज दिस ऑल राइट? ठीक है, किसी को दिक्कत है? I can understand this could be a little daunting and mathematical at the same time. Who knew micro could be so technical? Guys, all good? Avni, Arav, Ananya, Aditi, Bhavya, Khurana, Diksha, Janvi, Kumkum, Nishtha, Pranav, Riya, Shrey, Shubdeep. Guys, all okay? Are we awake? Okay, good. ठीक है. अच्छा, अब मेरा ना एक बहुत जनरल सा, मैम इज हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज? यस, एब्सोल्यूट वैल्यू ही हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही वो चीज ऑलरेडी इन्वॉल्व है, राइट? यू सी कि अगर मैं x1 को 1 यूनिट इंक्रीज करूं तो मुझे x2 कितना गिव अप करना पड़ेगा. सो आई हैव ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट दैट गिविंग अप इन माय स्टेटमेंट. सो वी जस्ट टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली. यस. या फिर जो हमारी स्टेटमेंट थी कि अगर एक x1 कम करें तो x2 एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, तो वो हम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं हमारी स्टेटमेंट में. ठीक है, सो यस, इट विल बी एन एब्सोल्यूट वैल्यू. बट इफ ICs इज अपवर्ड, देन थिंग्स चेंज. यस. So in normal general discussions, this is what is happening. बट अगर आपके IC अपवर्ड स्लोपिंग हो गए तो क्या हो रहा है कि अगर एक चीज गिव अप कर रहे हो तो दूसरी चीज भी गिव अप करनी पड़ेगी, और उस केस में इंडिफरेंस कर्व भी क्या हो जाएगा? If that is positive, so this will give you a negative sign, right? So just this much, this particular expression, negative of delta x2 by delta x1 is your MRS. If it's upward sloping, then you want both of them to be positive, then this will become negative. अगर अपवर्ड स्लोपिंग है और x1 को 1 यूनिट इंक्रीज करोगे तो फिर x2 को भी कुछ ना कुछ यूनिट इंक्रीज करना पड़ेगा सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहने के लिए. यस, मतलब क्योंकि जनरल डिस्कशन में वही आता है. कभी जब हमें बस थोड़े बहुत एक्सेप्शंस डिस्कस करने होते हैं तब हम लोग देखते हैं कि ओके, IC कैन बी अपवर्ड स्लोपिंग एज वेल. सो ICs आर अपवर्ड स्लोपिंग टिपिकली व्हेन एक चीज क्या है, गुड है, और एक चीज बैड है. तो ज्यादा बैड लेने के लिए ज्यादा गुड देना पड़ेगा ताकि आप चीजों को कॉम्पनसेट कर पाओ. ठीक है. Yes, we are mainly considering downward ICs only. All right. Okay. Okay जी. अच्छा, एक बात और ये बताओ कि हमने अगर बोला कि भाई हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है? नेगेटिव ऑफ इंडिफरेंस कर्व की स्लोप. ठीक है. तो अगर आप इधर देखोगे, इस पॉइंट पे जब आप हो तो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप इस तरीके से है. जब आप इस पॉइंट पे आ जाते हो तो इंडिफरेंस कर्व बड़ा फ्लैट हो जाता है. तो एक तरीके से हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है एज वी आर मूविंग टू द राइट. तो जैसे हमने क्या बोला, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप यहाँ पे स्टीप है, फिर फ्लैट हो रही है, फिर और फ्लैट हो रही है, फिर और फ्लैट हो रही है ना, मैग्नीट्यूड वाइज. यहाँ पे बहुत स्टीप थी, फिर फ्लैट हो गई, फिर और फ्लैट हो गई, फिर और फ्लैट हो गई. तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, इज इट गोइंग अप और गोइंग डाउन? इट्स डिक्रीजिंग, राइट? तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई अगर हमारा इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, राइट, और कॉन्वेक्स भी है, राइट, और इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग और कॉन्वेक्स होना, उस तरीके की प्रेफरेंसेस को क्या बोलते हैं? कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है
और कॉन्वेक्स भी है, तो क्या बोलते हैं उसको? किस तरीके की प्रेफरेंसेस होती हैं वो? अभी अभी हमने पढ़ा था वेल बिहेव्ड, तो हम क्या कह रहे हैं? फॉर वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस, जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है दैट डिक्रीजेस as we move down or to the right of IC। तो अगर हमारी प्रेफरेंसेस वेल बिहेव्ड है, मतलब हमारे आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कॉन्वेक्स है। अगर इमेजिन करो ये कॉनकेव होता तो हमारे स्लोप ऐसे नहीं होते, पहले ये फ्लैट होता, फिर स्टीप हो रहा है, फिर और स्टीप हो रहा है, तब ये सिचुएशन नहीं होती। ये सिचुएशन अभी है, ये स्टीप है, फिर फ्लैट है, फिर और फ्लैट हो गया। ठीक है, तो अगर मेरी प्रेफरेंसेस वेल बिहेव्ड है तो मेरा जो एमआरएस है इट विल गो डाउन, इट विल डिक्रीज एज आई गो डाउन और टुवर्ड्स द राइट ऑफ द आईसी। ठीक है, क्यों वैसे ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा एमआरएस जो है वो क्या है? डेल्टा x2 बाई डेल्टा x1। मान लो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मेरा ये जो मैग्नीट्यूड है, जैसे जैसे मैं राइट वर्ड शिफ्ट कर रही हूँ अगर मेरे डायग्राम के अंदर, तो मेरा ये एमआरएस वैल्यू कम क्यों हो रहा है? बताओ, व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? इसका मतलब पता है क्या हुआ? नंबर्स में ये हुआ कि जब मैं इस पॉइंट पे थी ना, मैं इस पॉइंट पे थी, तब मुझे अगर 1 यूनिट एक्स्ट्रा x1 चाहिए होता तो मान लो मैं 5 यूनिट ऑफ x2 गिव अप कर रही थी, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स x2 आई वॉज गिविंग अप। लेकिन जब मैं इधर आ गई ना, तो मेरे को अगर 1 यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा x1 चाहिए ना, तो आई एम जस्ट गिविंग अप लेट्स से 1 यूनिट ऑफ x2, ओनली वन। तो व्हाट डज दिस टेल मी? इससे मेरे को क्या पता चल रहा है? वेरी नाइस दीक्षा, वेरी गुड। तो ट्राई टू थिंक अबाउट व्हाट दिस वुड मीन कि जब मैं इस पॉइंट पे थी तो मेरा एमआरएस वैल्यू क्या होता कि मेरे को अगर 1 यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा x1 चाहिए तो आई एम विलिंग टू गिव 5 यूनिट्स ऑफ x2 गिव अप। जब मैं इस पॉइंट पे आ गई तो मैंने बोला कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं सिर्फ 1 यूनिट ऑफ x2 गिव अप कर सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर आप किसी को डील ऑफर कर रहे हो और वो इंसान ऐसे बोल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? आपको लगेगा कि ये इंसान इंटरेस्टेड ही नहीं है ये करने में, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास ऑलरेडी x1 की ज्यादा यूनिट्स आ रही हैं तो यू आर बिकमिंग लेसर एंड लेसर विलिंग, राइट? पहले आप 1 यूनिट को लेने के लिए 5 यूनिट गिव अप करने को तैयार थे, मतलब यू आर सो विलिंग टू गेट 1 मोर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ x1। नाउ यू आर नॉट सो विलिंग, राइट? सो जैसे जैसे आपके पास एक्सेस वैल्यू ऑफ x1 आ रही है, आपकी विलिंगनेस टू गिव अप x2 इज गोइंग डाउन, एंड इट मेक्स सेंस, राइट? जब ऑलरेडी चीज बहुत ज्यादा है तो आपकी वैल्यू, मार्जिनल वैल्यू ऑफ अचीविंग दैट बिकम्स लेस, राइट? तो this is well within what we typically see happening around us, right? So that is precisely the reason why you see your MRS falling. So because we are less willing to sacrifice good 2 for an additional unit of good 1, as we have more and more x1 with us. ठीक है, does that seem fair? तो इसका बड़ा प्यारा सा इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में कि देर इज अ लेडी एंड शी इज वेरी थर्स्टी। उसके पास पैसे हैं, उसके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, एंड शी इज लेट्स से इन अ डिजर्ट, वेरी एक्सट्रीम सिचुएशन दे आर इमेजिनिंग, एंड शी इज वेरी थर्स्टी। तो किसी इंसान कोई उनको मिला और उन्होंने पूछा कि ठीक है आप मुझे ये बताओ कि मैं अगर आपको पानी पिलाऊं 1 गिलास तो आप मुझे कितने पैसे देने को तैयार हो? सच्ची सच्ची अपने दिल से ऑनेस्ट आंसर देना।
तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आई गिव यू 25 रुपीज टू गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर. सो देन शी गिव्स. ठीक है. तो अब उन्होंने एक गिलास पानी पिया तो उनको बहुत अच्छा लगा. उनको इतनी प्यास लगी हुई थी, लेकिन अभी उनकी प्यास बुझी नहीं है. ठीक है. तो फिर उन्होंने, जो जिनके पास पानी था, उन्होंने फिर से यही सवाल पूछा. तो उन्होंने कहा कि आप अब कितने एक्स्ट्रा नए ग्लास के लिए कितने पैसे देने को तैयार हो. तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आई गिव यू 10 रुपीज मोर फॉर द सेकेंड ग्लास. then she'll be then she gave the money. So then she got the second glass again. Then the person asked again. तो धीरे धीरे वो जो उनकी प्यास थी वो बुझती गई. And after a point she might say कि okay, I don't need anything, I will not give you any more money because I don't need any more water. Right. तो मतलब उसको आप इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो कि एडिशनल पानी अगर आपको मिल रहा है, स्टार्टिंग में आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हो, बट once you are settled, once you have enough water, you will say that please, I don't want anything else now. Right. So वो लॉजिक यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है. इज दैट ऑल राइट? क्लियर है सबको? फाइन. एमआरएस डिक्रीज क्यों हो रहा है वो समझ में आ गया? ठीक है, चलो. ओके गाइस, सो ये एक पोर्शन है हमारे चैप्टर का जो फिनिश हुआ है. अब जो है हम ये बात करेंगे कि ये बार बार प्रेफरेंसेस को बारे में को लेके आना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए. हर बार हम ये थोड़ी बोलेंगे कि ये बंडल प्रेफर्ड है, वो बंडल प्रेफर्ड है, इसमें से ये प्रेफर्ड है, उसमें से वो प्रेफर्ड है. वी नीड सम मेजर विच इज फार मोर कन्वीनियंट टू डील विद, राइट? सो दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी फंक्शन कम्स इन, एंड वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट नाउ. ठीक है. सो अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा यूटिलिटी फंक्शंस. अब वो क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या इनका मकसद है, क्या इनकी फिलॉसफी है, वो सब हम लोग समझेंगे. ठीक है. सो बिफोर दैट आई थिंक वी कैन टेक अ ब्रेक नाउ. इट्स 4:04 राइट नाउ. लेट्स मीट एट 4:15. ठीक है. लेट्स मीट एट 4:15 sharp and we will resume at 4:15. All right. Thank you, guys. I'll see you in 10 minutes. Okay. So हमने प्रेफरेंसेस के बारे में बहुत सारी चीजें देख ली थी. ठीक है. अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि बार बार चीजों को ना एज बंडल्स रिप्रेजेंट करना थोड़ा हमारे लिए इनकन्वीनियंट है. क्योंकि जब भी दो बंडल्स को कंपेयर करो, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये प्रेफर्ड है कि वो प्रेफर्ड है. दूसरा कोई पेयर लाओगे तो उसमें फिर ये बताओगे. It's always easier to work with functions after studying so much of math. Functions के साथ डील करना बहुत आसान है as compared to dealing with relations, right? Relation में उस relation के अंदर क्या चीजें हैं, preference relation we are talking about. ठीक है. So we are somehow trying to convert preferences in terms of a function. तो हम ये चाहते हैं कि अगर कोई बंडल preferred है ज्यादा as compared to the other bundle, तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हो जो उस पर्टिकुलर बंडल जिसको आप ज्यादा प्रेफर कर रहे हो उसको एक बड़ा नंबर दे दे रिलेटिव टू दी वन जिसमें वो कम प्रेफर्ड है. ठीक है. तो हम ऐसा कोई एक फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं. आवर ऑब्जेक्टिव इज टू असाइन numbers to consumption bundles. तो अलग अलग जो कंजम्पशन बंडल्स हैं जिनको हम कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि वो ज्यादा प्रेफर्ड है कि कम प्रेफर्ड है कि इनडिफरेंट है, राइट? हम क्या करना चाहते हैं, हम उनको नंबर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं. हर कंजम्पशन बंडल के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर हो, और वो नंबर किस तरीके से असाइन करेंगे वो एक स्पेशल तरीका है. मतलब एक रिक्वायरमेंट है हमारी जो फुलफिल होनी चाहिए. वो क्या है? सच दैट कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि वो जो एक यूटिलिटी फंक्शन जो हम बोल रहे हैं, यूटिलिटी फंक्शन टू बंडल एक्स, ये जो नंबर दिया जाए यूटिलिटी फॉर बंडल एक्स को, दैट शुड बी ग्रेटर देन द नंबर दैट इज गिवन टू बंडल वाई व्हेनेवर बंडल एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू वाई.
क्या मतलब है इस चीज का? कि जब भी कोई बंडल एक्स प्रेफर्ड है वाई से, तो क्या होना चाहिए, ये जो फंक्शन है ये इस पर्टिकुलर बंडल को एक बड़ा नंबर असाइन करे रिलेटिव टू दिस। ठीक है, ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि ये जो यूटिलिटी फंक्शन है, ये यूटिलिटी फंक्शन टू बंडल एक्स एंड यूटिलिटी फंक्शन वैल्यू एट बंडल वाई, ये इक्वल होंगी कब? whenever बंडल एक्स एंड बंडल वाई आर इनडिफरेंट। मतलब क्या? कि जब भी कोई दो बंडल्स इनडिफरेंट होंगे, तो ये जो हमारा फंक्शन है जो भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, वो इन दोनों बंडल्स को सेम नंबर प्रोवाइड करे। ठीक है, अगर ये दो चीजें हमारी सेटिस्फाइड हैं तो हमारा काम हो गया। तो हमने हमारी प्रेफरेंसेस को एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर हमें फिर बाद में जानना होगा कि भाई, अगर हमें पता चले कि यूटिलिटी ऑफ बंडल एक्स एंड यूटिलिटी ऑफ बंडल जेड, अगर ये नंबर बड़ा है, तो मैं सिंपली देख के ये समझ सकती हूँ कि ओके, ये जो मेरा बंडल एक्स है दैट विल बी मोर प्रेफर्ड टू बंडल जेड। तो मैंने इन यूटिलिटी नंबर्स का यूज करके मेरी प्रेफरेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली, राइट। तो हम लोग प्रेफरेंसेस से यूटिलिटी में किस तरीके से आ रहे हैं, जब भी कोई बंडल प्रेफर्ड है तो उसको एक बिगर नंबर मिलना चाहिए, और जब भी कोई दो बंडल्स इनडिफरेंट है तो उनको सेम नंबर मिलना चाहिए। इज दैट ऑल राइट? हमारा यूटिलिटी फंक्शन हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इज दैट ऑल राइट? तो अभी हो क्या रहा है इस चक्कर में? सो व्हाट आर वी डूइंग? दिस ट्रांसलेट्स द कंजम्पशन बंडल्स। तो अभी तक जो हम कंजम्पशन बंडल्स के बारे में बात कर रहे थे, so this translates the consumption bundles to numbers using which we can easily find what is the relation between the bundles. तो बंडल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हम पता कर सकते हो नंबर्स को देख के, कि वो जो रिलेशन है वो स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है कि वो इंडिफरेंस है। ठीक है, बेस्ड ऑन वेदर द नंबर इज बिगर और वेदर द नंबर्स आर इक्वल फॉर टू बंडल्स। ठीक है, ये हमारा काम हो गया और यही हमें चाहिए था। ठीक है, इज दैट ऑल राइट? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो मान लो आपके पास तीन बंडल्स हैं। ठीक है, एक बंडल है एक्स, तीन कंजम्पशन बंडल है, एक बंडल है एक्स, एक बंडल है वाई, एक बंडल है जेड। ठीक है, और मान लो ये प्रेफरेंस है, एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर टू वाई एंड वाई स्ट्रिक्टली प्रेफर टू जेड। ठीक है, एंड ट्रांजिटिविटी भी होल्ड करती है, तो एक्स इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली प्रेफर टू जेड। तो मान लो मैंने ये जो यूटिलिटी फंक्शन जिसके बारे में मैंने बात करी, बिकॉज ये स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड है, तो मुझे एक्स बंडल को ज्यादा नंबर देना पड़ेगा। मान लो मैंने ये नंबर दे दिया, यूटिलिटी ऑफ एक्स इज 2 और यूटिलिटी ऑफ वाई मैंने बोल दिया इज 1 एंड यूटिलिटी ऑफ जेड इज लेट्स से 0। तो मैं अगर इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ तो मेरे को क्या पता चल रहा है, एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू वाई, राइट। मैं अगर इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि वाई इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू जेड, बिकॉज नंबर उसको ज्यादा मिला हुआ है। एंड मैं अगर एक्स और जेड को कंपेयर कर रही हूँ तो मेरे को पता है एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू जेड, राइट। तो अगर आपको कोई ये नहीं भी बताता और कोई अगर आपको सिर्फ ये बताता, तो क्या आप ये चीज डिराइव कर सकते थे? इफ somebody would have just given you this, है ना, तो आप ये चीज निकाल सकते थे, राइट। और एक चीज और देखो, ये कोई नंबर असाइनमेंट को यूनिक तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2 1 और 0 के लिए वैलिड है। मैंने ये नंबर अगर ऐसे दे दिए होते, इसको 1 दे दिया, इसको 0 दे दिया, सॉरी, इसको 0 दे दिया, और इसको मैंने बोल दिया दिस इज -1, तब भी इट शुड मीन द सेम थिंग, राइट? राइट, क्यों? क्योंकि ये बिगर है तो ये ज्यादा प्रेफर्ड, ये उससे बड़ा है तो ये ज्यादा प्रेफर्ड, और इन दोनों में भी ये बड़ा है तो ये प्रेफर्ड।
तो मेरे को एक चीज और पता चल रही है, वो क्या है कि मेरे लिए ये नंबर्स यूनिक नहीं होंगे. देयर इज नो नीड फॉर दीज नंबर्स टू बी यूनिक. कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही फंक्शन एग्जिस्ट करता है. एक ही फंक्शन से आप हजारों फंक्शंस बना सकते हो. आपके लिए यूटिलिटी फंक्शन में जो प्रॉपर्टी मैटर करती है वो ये है कि आपका ऑर्डर मेंटेन्ड होना चाहिए. जो रैंक मिली हुई है, इसको फर्स्ट रैंक मिलनी चाहिए, इसको सेकंड रैंक और इसको थर्ड रैंक. इसकी रैंक, इसकी रैंक, इसकी रैंक, रैंक में फर्क नहीं आना चाहिए. नंबर्स आप चाहे कुछ भी कर दो, आप हजारों करोड़ों इनफाइनाइट यूटिलिटी फंक्शंस बना सकते हो. इसमें हर जगह वन ऐड कर दो, इसमें हर जगह वन सब्ट्रैक्ट कर दो, इस पूरे को टू से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, फोर से कर दो, फाइव से कर दो, टेन से कर दो. दी ऑर्डर शुड रिमेन द सेम, राइट. तो ये भी एक वैलिड यूटिलिटी रिप्रेजेंटेशन है, ये भी एक वैलिड यूटिलिटी रिप्रेजेंटेशन है. और एनी पॉसिबल वैलिड यूटिलिटी रिप्रेजेंटेशन विच मेंटेन्स दिस ऑर्डर, which maintains this rank will also be a valid utility function, right. तो इस चक्कर में हमने क्या बोला कि if we start with a utility function, हमने किसी एक यूटिलिटी फंक्शन से स्टार्ट किया. इफ वी स्टार्ट विद अ यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है, दैट represents द प्रेफरेंसेस, जो इन प्रेफरेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. हमने वहां से शुरुआत करी, उसके बाद क्या किया, एंड वी ट्रांसफॉर्म that utility function such that the order is preserved. कि भाई ऑर्डर हमारा प्रिजर्व्ड रहेगा. तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि भाई आपका ऑर्डर प्रिजर्व्ड है, देन they will still represent the same preferences. तो जो नया यूटिलिटी फंक्शन जो आपने बनाया है ट्रांसफॉर्म करके, वो उन्हीं सेम प्रेफरेंसेस को रिप्रेजेंट करेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपका कोई एक यूटिलिटी फंक्शन है, वो इस तरीके का है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, ये बंडल प्लस ये बंडल, इन दोनों के नंबर्स ऐड कर देते हो, ठीक है. अब आपने ये किसी तरीके का एक बंडल था जिसमें आगे जाके आप देखोगे इसको बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है. ये यूटिलिटी फंक्शन जो है ये उस तरीके की प्रेफरेंसेस का है जो आपके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं. अभी उस चीज के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे जाके वो आएगा, ठीक है. अभी ये क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है. अब ऐसी ही प्रेफरेंस, सेम प्रेफरेंसेस को मैं ऐसे यूटिलिटी फंक्शन से बना सकती हूँ. लाइक आई जस्ट मल्टीप्लाइड एवरीथिंग बाय 2. तो मैंने क्या किया, ऑर्डर सेम मेंटेन रहेगा. मैंने क्या किया है, बस एक नंबर जो भी आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया. तो जो नंबर पहले यहाँ पे पड़ा था रिलेटिव टू द अदर वन, अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम ऑर्डर मेंटेन रहेगा. तो ये जो यूटिलिटी फंक्शन है ये जिन प्रेफरेंसेस को रिप्रेजेंट करता है वो, और ये जो यूटिलिटी फंक्शन है जो इन प्रेफरेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, वो दोनों सेम ही है. ये हमारा मतलब है यहाँ पे. इज दैट क्लियर कि आपका एज लॉन्ग एज ऑर्डर मेंटेन रहे, ठीक है, रैंकिंग मेंटेन रहे, आप हजारों तरीके से इस चीज को बना सकते हो. इज दैट ऑल राइट? इज दिस फाइन? ठीक है, वेरी नाइस, ओके. ओके, वेरी गुड. इस पे हम लोग थोड़ी सी और बात करेंगे, ठीक है, बाद में. ओके जी.
अच्छा, तो यूटिलिटी फंक्शन का हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा, उसका काम है नंबर्स असाइन करना और ये इंश्योर करना कि मोर प्रेफर्ड जो बंडल है उसको एक हायर नंबर मिले, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं इंडिफरेंस कर्व्स की बात करूं, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व्स जब आप प्लॉट करते हो तो वो इंडिफरेंस कर्व का मतलब अभी तक हमने क्या देखा था कि दीज आर ऑल द पॉइंट्स जहां पे आप क्या हो, इंडिफरेंट हो, राइट। दिस इज IC1, लेट्स से दिस इज गुड 1, दिस इज गुड 2। तो इंडिफरेंस कर्व पे हमने देखा था वो सारे कंजम्पशन बंडल्स होते हैं जो आपस में इंडिफरेंट है, ठीक है। और अगर वो सारे कंजम्पशन बंडल्स जो आपस में इंडिफरेंट हैं उन पे अगर आप यूटिलिटी निकालोगे तो वो यूटिलिटी वैल्यू क्या होगी। तो मान लो यहाँ पे एक कंजम्पशन बंडल है X, यहाँ पे एक कंजम्पशन बंडल है X, यहाँ पे एक कंजम्पशन बंडल है Y, यहाँ पे एक कंजम्पशन बंडल है Z। तो X इज इंडिफरेंट टू Z इज इंडिफरेंट टू Y, राइट। तो अब यूटिलिटी लेवल पे हमने क्या देखा, यूटिलिटी ऑफ X शुड बी इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ Z शुड बी इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ Y, क्योंकि यूटिलिटी की तो डेफिनेशन ही वही है कि इंडिफरेंट जब हो तो सेम नंबर मिलना चाहिए, राइट। तो इंडिफरेंस कर्व क्या हो गए हमारे लिए यूटिलिटी के टर्म्स में, वो सारे पॉइंट्स जहां पे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिले, यस और नो। सो इंडिफरेंस कर्व को अगर मैं यूटिलिटी फंक्शन का यूज करके डिफाइन करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व represents all those points, all those consumption bundles where the consumer will get constant level of utility, राइट। तो इंडिफरेंस कर्व हमारे लिए क्या हो गया, वो सारे कंजम्पशन बंडल्स का कॉम्बिनेशन, वो पूरा कर्व जहां पे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिले, राइट। इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये है अगर हम लोग यूटिलिटी टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करें, ठीक है। इज दैट फाइन। तो अगर आप अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स को देखोगे तो वो किस तरीके के होंगे कि भाई मान लो अगर मेरे पास ये इंडिफरेंस कर्व है एक, ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ये एक इंडिफरेंस कर्व है, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है, मान लो IC1 IC2 IC3 IC4, यहाँ पे सारे जितने बंडल्स हैं उनकी कोई ना कोई यूटिलिटी होगी, मान लो वो यूटिलिटी नंबर है 2, ठीक है। आप जितना ऊपर जाते जा रहे हो मोनोटोनिसिटी मान लो वैलिड होती है, तो यहाँ पे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, ये वाला बंडल प्रेफर्ड है एज कंपेयर टू दिस, तो बाय दैट लॉजिक यू शुड गेट अ हायर नंबर। यहाँ पे मान लो 4 हो गई, यहाँ पे मान लो 5 हो गई, राइट। तो यू आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, higher indifference, the indifference curve which is far from origin has a higher utility, एंड यहाँ पे ये सारे सेम यूटिलिटी वाले पॉइंट्स हैं, ये सारे सेम यूटिलिटी 3 वाले पॉइंट्स हैं, ये सारे सेम 4 यूटिलिटी वाले पॉइंट्स हैं, ये सारे सेम 5 यूटिलिटी वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूटिलिटी को भी यूज कर सकते हो टू मेक डिफरेंट डिफरेंट आईसीज। इज दैट ऑल राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक ये ले लिया यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है, मान लो किसी ने मुझे एक एग्जाम्पल दे दिया कि मेरा एक यूटिलिटी फंक्शन है, यूटिलिटी ऑफ x1 x2 इज दिस, x1 x2, x1 और x2 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और somebody says प्लीज प्लॉट अ फ्यू इंडिफरेंस कर्व्स, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, वो सारे पॉइंट्स, इंडिफरेंस कर्व इज बेसिकली अ कर्व IC4, मैम इज IC4 बिगर देन ऑल थ्री, बिगर मतलब कि हायर यूटिलिटी मिलना, यस यस डेफिनेटली यस। ओके,
तो किसी ने मान लो हमें ये यूटिलिटी फंक्शन दे दिया और बोल दिया कि प्लीज प्लॉट अ फ्यू इंडिफरेंस कर्व्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स बनाने हैं, राइट। तो मतलब वो सारे पॉइंट्स जहां पे सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिले, राइट। तो कुछ एग्जाम्पल्स बनाने का मतलब है कि चलो आप कुछ भी यूटिलिटी लेवल अपने मन से फिक्स कर लो और फिर उसको प्लॉट कर दो। तो मान लो यूटिलिटी लेवल 1 देने वाले कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, यूटिलिटी लेवल 2 देने वाले कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, यूटिलिटी लेवल 3 देने वाले कौन कौन से पॉइंट होंगे। मान लो हम इनको प्लॉट करेंगे, राइट। तो ये वाले कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, what are all those points such that utility is 1? So all the points which are on this equation where x1 x2 is equals to 1, वो सारे points मेरे को utility 1 ही देंगे, right? Similarly वो सारे points जहाँ पे x1 और x2 का multiplication 2 होगा वो मेरे को utility 2 देंगे। सिमिलरली वो सारे पॉइंट्स जहां पे x1 x2 की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन की 3 होगी वो सारे मुझे यूटिलिटी 3 देंगे। तो मेरे को अगर कोई बोले कि आपको 2-3 इंडिफरेंस कर्व बनाने हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो फंक्शन है इसके 2-3 लेवल कर्व्स बनाने हैं। आर यू रिमेम्बरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल कर्व्स, कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है और इसके लेवल कर्व्स बनाने हैं। लेवल कर्व मतलब एक पर्टिकुलर हाइट फिक्स कर दो और उसको प्लॉट कर दो। तो आपने यहाँ पे एक यूटिलिटी गिवन मान ली 1, यहाँ पे मान ली 2, यहाँ पे मान ली 3, और अब इनको आपको प्लॉट करना है, ठीक है। अब इनको आप कैसे प्लॉट करोगे, x1 x2 इक्वल्स टू 1, इसको कैसे प्लॉट करेंगे। तो कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट्स जो इस पे लाई करेंगे। विल 1,1 लाई ऑन दिस, यस। तो मान लो, वेरी गुड। तो ये जो 1,1 पॉइंट है, मान लो ये 1,1 पॉइंट है, ठीक है। उसके बियॉन्ड और कौन सा पॉइंट है, 2, 1/2, will that lie, right? So x1 x2 equals to 1, इस पे क्या क्या पॉइंट लाई करेंगे, 1,1 होगा, 2 1/2 होगा, 1/2 2 होगा, राइट। इस तरीके से बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाफ ले लो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाफ ले लो, राइट। सो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, राइट। सिमिलरली जब आपको दूसरा आईसी बनाना है तो वो कैसा होगा, यहाँ पे 2,2 के साथ जो सिचुएशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, what will be the different points that are there, 2 and 1, right, 1 and 2, yes or no। तो आप यहाँ पे अलग अलग प्लॉट करो। So what you will be doing is, so this is 2, this is also 2, so 2,1, so somewhere here 1,2 somewhere here, so it will be something like this, right। Similarly आप सेम चीज यहाँ पे करोगे, right, 1,3 3,1 something like this। तो आपके indifference curve, actually these are looking really bad when I made it like this, but they will be very nicely done like this। तो ये आपके अलग अलग 3 इंडिफरेंस कर्व हो गए, और आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो यू आर रीचिंग अ हायर यूटिलिटी लेवल। योर यूटिलिटी एट दिस पॉइंट वाज 1, एट दिस पॉइंट वाज 2 एंड एट दिस पॉइंट वाज 3। बाय सेम लॉजिक you will keep having different ICs like this, like this। और आप जितना ओरिजिन से दूर जा रहे हो
आपकी यूटिलिटी उतनी ही इंक्रीज होती जा रही है। इज दैट ऑल राइट? ठीक है। तो जब भी कोई यूटिलिटी फंक्शन दिया हो, उससे इंडिफरेंस कर्व बनाने हो, तो 2-3 अपने कांस्टेंट वैल्यूज लो और उस ग्राफ को प्लॉट करना है आपको 2D के अंदर। ठीक है जी। Can the value of utility function be negative? Yes, there is no issue with that. क्योंकि उसका नेगेटिव होने में अपने आप में कोई मतलब नहीं है, राइट? क्योंकि वो सिर्फ ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है। तो मान लो जैसे यहाँ पे आपने 2 और 1 और 0 वैल्यू दी थी, राइट? मैंने यहाँ पे अगर वैल्यू -1, -2 और -3 दे दी होती, तो कई क्या कोई प्रॉब्लम थी? क्योंकि -1 सबसे बड़ा, फिर -2, फिर -3, मेरी रैंक फिर भी वही है, राइट? My rank is still the same, 1, 2, 3. So it doesn't really matter if my number is negative also. It's fine. Because utility जो है, हाँ, अब ये जानना जरूरी है कि utility का जो concept है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, which is utility. What kind of a concept is this? Guys, ये चीज समझ में आई कि ये क्यों मैटर नहीं करेगा नेगेटिव हो तो भी? श्रेय, दिस इज फाइन? ओके, यस। सो यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? यूटिलिटी, it is an ordinal concept. ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि आपका सिर्फ रिलेटिव ऑर्डर क्या है वो मैटर करता है, मैग्नीट्यूड आप उसको क्या दे रहे हो वो मैटर नहीं करता है। तो हम यूटिलिटी को एक ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट मानते हैं। ठीक है। ओनली द रिलेटिव ऑर्डर मैटर्स, द मैग्नीट्यूड डज नॉट मैटर। इसका मतलब ये होगा कि मान लो मेरे पास एक यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक है, उसमें मान लो मेरा एक बंडल है एक्स जिसको मैंने यूटिलिटी दे दी 2, और मेरा एक बंडल है वाई जिसको मैंने दे दी यूटिलिटी 4। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलोगे कि जो मेरा बंडल वाई है ना, वो मुझे 2 टाइम्स ज्यादा पसंद है relative to the bundle X. No, we do not say that. The only thing that matters to us here is you are preferring bundle Y to bundle X. By what amount, by what magnitude, this you cannot tell using these utility numbers. Because फिर जो है मतलब देर इज एक्चुअली नो पॉइंट ऑफ सेइंग कि मुझे ये बंडल 2 टाइम्स पसंद है रिलेटिव टू दिस। इसका क्या मतलब होगा? तो ये जो नंबर्स हैं इसका ऐसे डिफरेंट, इसका जो है आप डिफरेंस लेके मल्टीप्लिकेशन करके रेशियो लेके आप कुछ मीनिंग नहीं निकाल सकते हो। ये मतलब है ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट का। द ओनली थिंग दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हियर इज दिस इज प्रेफर्ड टू दिस, दैट इज ऑल। यू कैन नॉट से इसको 2 टाइम्स ज्यादा पसंद करते हो, 4 टाइम्स ज्यादा पसंद करते हो, ये सब मैग्नीट्यूड्स में आप नहीं जाओगे। ठीक है। ये मतलब है हमारे इस यूटिलिटी के ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट होने का। ठीक है। तो ओनली दी ऑर्डर मैटर्स। हाँ, अगर ये मैटर करता जैसे वेट ऑफ अ पर्सन, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट, दिस इज अ कार्डिनल कॉन्सेप्ट। Cardinality, have you heard of this term? Cardinality of a set, cardinality, have you? कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट मतलब सेट के अंदर कितने नंबर्स हैं, मेंबर्स इन द सेट, वो बता दो। तो कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यस। तो कार्डिनलिटी का मतलब होता है, कार्डिनल कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि हाँ इट मैटर्स कि आप कंपेयर कर सकते हो चीजों को। जैसे मान लो पर्सन ए है, उसका वेट है 50 kg, और पर्सन बी है जिसका वेट है 55 kg। हाँ, तो आप बोल सकते हो कि पर्सन बी इज 5 kg हेवियर देन पर्सन ए।
आप ऐसा बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो द रेशियो ऑफ वेट बिटवीन पर्सन बी एंड पर्सन ए इज 55/50, विच इज 11/10, which is 1.1. This is the ratio that they have. My audio is slightly coarse. Can you please check? Okay, guys, is there any issue with the audio? Is it better now? No issues. Okay. Pranav, is this fine now? I'll keep it closer probably. Okay. ओके बेटर, परफेक्ट, चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ऑर्डिनैलिटी और कार्डिनैलिटी का। तो जब भी हम बोलते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट कार्डिनल है, तो मतलब हाँ, आप उनके रेशियो को कंपेयर कर सकते हो, उसका कोई एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन होता है, डिफरेंस ले सकते हो, देख सकते हो क्या कंपैरिजन है, राइट। बट ये नहीं बोल सकते कि मैं बंडल एक्स कंज्यूम करके दुगनी खुश हूँ रिलेटिव टू बंडल वाई। तो अब आप पहले कितने खुश थे, दुगने कितने खुश हो गए, वो सब मतलब दैट इज लाइक अ मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट राइट हियर, ठीक है। ऑल राइट, चलो जी, अब जो है अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल मार्जिनल टर्म वैसे आप सुनते आ ही रहे हो। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? तो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल बेनिफिट, मार्जिनल प्रॉफिट, मार्जिनल यूटिलिटी, क्या मतलब होता है इसका? एडिशनल यूनिट जब आप कंज्यूम कर रहे हो, तो जो भी क्वांटिटी आपने लिखी हुई है उसमें कितना चेंज आ रहा है, ये आप जानना चाहते हो, ठीक है। तो अगर मेरे को, मेरा यूटिलिटी फंक्शन है जो मेरे को बताता है कि अलग अलग कंजम्पशन बंडल्स कंज्यूम करके मेरे को कितनी यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। तो मैं एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ, विच इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वन, उसका क्या मतलब होगा? Marginal utility of good one is basically, it is the rate at which the consumer's utility increases as good one increases, right? कि अगर गुड वन की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं हम लोग, तो किस रेट से आपके कंज्यूमर की यूटिलिटी इंक्रीज होती है, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। वाइल होल्डिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड टू कांस्टेंट, गुड टू की जो क्वांटिटी है उसको कांस्टेंट रख के फिर ये सब चीजें देखी जा रही हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक गुड नहीं है, गुड ए भी है और गुड बी भी है, मतलब फर्स्ट गुड भी है और सेकंड गुड भी है, राइट। दो गुड्स है हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं कि गुड वन की अगर क्वांटिटी इंक्रीज करी जाए तो यूटिलिटी कितनी इंक्रीज होती है, वाइल कीपिंग द क्वांटिटी ऑफ द अदर गुड कांस्टेंट, राइट। इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। या फिर आप इसको कॉमन टर्मिनोलॉजी में देखना चाहो, तो अगर गुड वन की क्वांटिटी 1 यूनिट से इंक्रीज करते हैं, तो यूटिलिटी कितनी इंक्रीज होती है, कीपिंग द अदर गुड कांस्टेंट, राइट। तो मतलब अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? I will have to write the following, which is this: marginal utility of good one, ठीक है। what is that going to be? मेरी यूटिलिटी जब मैंने अपना गुड x1 थोड़ा सा इंक्रीज किया और मेरा गुड x2 उतना ही है, ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस? कि पहले मेरी यूटिलिटी माइनस जब मैंने x को थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो
तो मेरी क्या यूटिलिटी है वो, और रेट है ये, रेट एट विच दिस इज चेंजिंग, सो यू डिवाइडेड बाय चेंज इन x1, राइट? इज दैट फाइन? तो आपने क्या किया, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इज द रेट एट विच द कंज्यूमर्स यूटिलिटी इंक्रीजेस, सो पहले आपकी यूटिलिटी ये थी, आपने थोड़ा सा x1 जब इंक्रीज किया तो यूटिलिटी ये हो गई, तो दिस इज चेंज इन यूटिलिटी बाय चेंज इन x1, दिस इज योर रेट। और ये जो रेट है ये आप कैसे निकाल रहे हो, लिमिट दिस चेंज इन x1 इज वेरी वेरी स्मॉल, कि जब आपके x1 में बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है तब कितनी यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो दिस बिकम्स बेसिकली mu1 is partial derivative of the utility function with respect to x1. Why are we writing partial derivative? Partial derivative मतलब कि because x2 is kept constant, only x1 is changing. So how much is your utility changing when your x1 is changing, keeping x2 constant, right? Is that fine? तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, जो भी आपका यूटिलिटी फंक्शन है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू x1, राइट? ये चीज समझ में आई कि मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन तो हम समझ गए, लेकिन अगर हमको इसको मैथमेटिकली अब देखना है तो हमको इसी तरीके से देखना पड़ेगा कि मेरी यूटिलिटी जब चेंज हो रही है फ्रॉम हियर टू हियर, व्हाट इज दैट रेट ऑफ चेंज, किस रेट से वो चेंज हो रही है, एंड दिस चेंज वी हैव केप्ट वेरी वेरी स्मॉल, कि लाइक चेंज बहुत छोटा सा हो तो क्या होगा यूटिलिटी को। तो दिस फाइनली कन्वर्ट्स टू मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू, इस यूटिलिटी फंक्शन को जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का इंटरप्रिटेशन भी यही होता है कि कीपिंग ऑल द अदर गुड्स कांस्टेंट, x1 अगर 1 यूनिट से इंक्रीज होगा तो यूटिलिटी में कितना चेंज आएगा, वही मेरी मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन है। गाइस, इज दिस कॉन्सेप्ट फाइन? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है ये? सबको क्लियर है? ओके, शुभदीप इज फाइन, श्रेय समित इज गुड, दीक्षा इज फाइन, गुड गुड गुड, अदिति, आरव, जानवी इज फाइन, कुमकुम, निष्ठा, प्रणव, ऑल गुड, ओके, परफेक्ट, ऑल राइट। गाइस, किसी को किसी भी मोमेंट पे कोई चीज रिपीट करनी हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जरूरी नहीं है पहली बार में समझ में आ जाएगा, ये चीजें हैं टेक्निकल, तो फील फ्री टू यू नो जस्ट जस्ट वन मैसेज अवे, ओके, ऑल राइट। सिमिलर लॉजिक से अगर मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 निकालनी हो तो वो क्या होगी, वो भी ऐसे ही निकल जाएगी, कैसे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू गुड 2, राइट? ये हो गया फाइन जी। तो मार्जिनल यूटिलिटी 1 देख लिया, मार्जिनल यूटिलिटी 2 देख लिया। अच्छा जी, अब एक चीज हम जो जानना चाहते हैं वो ये है कि क्या यूज हो सकता है इस मार्जिनल यूटिलिटी का, तो हम ये मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं टू फाइंड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? अच्छा, कमिंग बैक टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन हमने क्या दिया था, दोबारा से वो ग्राफ याद करो, कौन सा ग्राफ, ये ग्राफ जिसमें हम क्या कर रहे थे कि हम इस पॉइंट पे हैं, हम यहां से चेंज इन x1 होगा, तो अगर x1 इंक्रीज करोगे तो x2 को कितना फॉल करना पड़ेगा, राइट? रिमेंबर दिस? ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी,
कि what is the change in x1 that you have to make, मतलब अगर आप मान लो x1 को इंक्रीज कर रहे हो तो आपको x2 कितना गिव अप करना पड़ेगा ताकि आप सेम लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे रहो, राइट? तो हम यही वाली चीज थोड़ा यूटिलिटी के टर्म्स में देखना चाहते हैं, ठीक है? तो हमारा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, because this is a single IC, can we say that the utility at all these points is the same? We can say that because all these points lie on the same indifference curve. I can say that. No? Yes? Okay, we can. ठीक है. अच्छा जी. तो अब हमें ये देखना चाहते हैं कि जैसे सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहें तो इसको हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि whatever change you do from point X to point Y, we just have to make sure that the total change in utility that we have when we moved from this point to this point should be zero. There should be no net change in utility when we move from here to here and then here to here, right? No net change in utility. जो utility यहाँ पे थी वो यहीं पे भी उतनी ही होनी चाहिए, right? तो हम क्या कह रहे हैं कि since जो मेरा x and y point है they are on the same IC, utility is same at these 2 points, ठीक है? So the total change in utility that you have when you move from X to Y should be zero. This much do we agree with कि अगर मेरे x और y पॉइंट सेम इंडिफरेंस कर्व पे हैं तो मैं जब x से y पे मूव करूंगी तो इस पूरे मूवमेंट में जितना भी चेंज इन यूटिलिटी होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए बिकॉज भाई वो सेम आईसीज पे है, राइट? है कि नहीं? यस? नो? यस, चलो गुड, ओके। तो मेरा चेंज इन x1 हुआ डेल्टा x1, मेरा चेंज इन x2 हुआ डेल्टा x2, ठीक है? मेरी जब x1 की क्वांटिटी चेंज होती है तो मेरा चेंज इन यूटिलिटी कितना होता है, उसको मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 बोल सकती हूँ। x1 जितना भी चेंज हो उससे मेरी जो यूटिलिटी चेंज होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 होती है, और मेरा x1 कितना चेंज हुआ, डेल्टा x1। सो व्हाट इज माय टोटल चेंज इन यूटिलिटी, दिस मच, राइट? यस और नो? डेल्टा x1 चेंज की वजह से जो चेंज इन यूटिलिटी आया वो क्या हुआ, mu1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x1, है कि नहीं? क्योंकि mu1 वाज द रेट ऑफ चेंज, राइट? एक एप्पल 5 रुपए में मिल रहा है तो 10 एप्पल कितने रुपए में मिलेंगे, 50 रुपए में। आपने क्या किया, रेट को मल्टीप्लाई किया टोटल क्वांटिटी से, तो ये जो रेट था इसको हमने टोटल चेंज से मल्टीप्लाई किया, और आपकी टोटल चेंज इन यूटिलिटी बिकॉज ऑफ चेंज इन x2 वाज व्हाट, mu2 multiplied by delta x2, yes or no, right? And what is your total change in utility, क्योंकि ये डेल्टा x1 चेंज और ये डेल्टा x2 चेंज, इतना चेंज फिर इतना चेंज, इससे ही तो आप x से y पे आए हो, तो टोटल चेंज कितना हुआ,
total change in utility is what? mu1 delta x1 plus mu2 delta x2. And what is the total change in utility when you move from x to y? Because x and y are both on the same ICs, this change in utility is 0, right? So can you find negative of delta x2 by delta x1 from this expression using this equation? Can you find that? What is that going to be? mu1 by mu2, right? इसको आप इस तरफ लेके आओ, नेगेटिव रहेगा, इसको इधर डिवाइड करो, इसको उधर डिवाइड करो, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, है कि नहीं? है ना? ठीक है, और ये क्या है? व्हाट इज दिस? डज दिस लुक फेमिलियर? Negative of delta x2 by delta x1. What was that? Marginal rate of substitution. तो marginal rate of substitution actually क्या हो गया? Ratio of the marginal utilities of the two good that you have, right? So we have this. MRS at any given point is nothing but mu1 by mu2. तो ये भी यूज करके हम लोग डायरेक्टली जो है अपना MRS निकाल सकते हैं. Is that all right? Are we okay with this? ठीक है. So this is something that you can keep in your mind. This is an important result जो है हमारे पास. ये चीज क्लियर हुई कैसे आया? ठीक है, सबको क्लियर हो गया? गुड. ओके, देयर आर अ फ्यू. So like content wise this is pretty much it that we had in this particular chapter. यही है हमारे पास. अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पे ध्यान दे सकते हैं, थोड़ी सी नई नई चीजें, जैसे कि ये रिजल्ट आया है, या थोड़ा सा हम लोग इंडिफरेंस कर्व्स पे फोकस कर सकते हैं. लेट मी गिव यू अ फ्यू प्रॉब्लम्स. ट्राई टू डू दैट एट होम. वी कैन ट्राई टू डू इट नाउ ऑल्सो. ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे. So for each of the utility functions that you have, find the MRS find करना है, and draw a few indifference curves. इनके लिए आपको कुछ इंडिफरेंस कर्व भी ड्रॉ करने हैं. ठीक है, जैसे ये यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन, दिस यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन टू यू, फर्स्ट वन. ठीक है, यूटिलिटी ऑफ x1 कॉमा x2 इज x1 x2. अब आपको MRS निकालने को बोला है, तो MRS कैसे निकालोगे? यू विल फाइंड mu1 बाय mu2. व्हाट इज mu1? mu1 क्या होता है? You have to partially differentiate the utility function with respect to x1. And mu2 is what? You have to partially differentiate u with respect to x2. This is what you have to do. So what is the partial differentiation of this particular function with respect to x1? तो जब आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हो तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो सिर्फ वो वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें कैसे ट्रीट होंगी? एज कॉन्स्टेंट्स. तो इसको जब x2 कांस्टेंट हो गया, x1 सिर्फ चेंज हो रहा है ना? तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू 1 वो क्या होगा? x2 2 टाइम्स x1 का डिफरेंशिएशन क्या होता विद रिस्पेक्ट टू x1?
2 होता ना, तो 2 क्यों होता, क्योंकि वो उसके आगे का कांस्टेंट है। अब यहाँ पे कांस्टेंट हमारा x2 है, तो x2 इज अ डिफरेंशिएशन, राइट। Similarly, if you do partial derivative with respect to x2, then what do you get? x1, तो आपका MRS क्या हो जाएगा? x2 by x1, राइट। तो ये आपका MRS हो गया। और कुछ इंडिफरेंस कर्व्स बनाने थे, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हमने इंडिफरेंस कर्व देखे हैं। दे आर गोइंग टू लुक लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, राइट, वी सॉ दैट, है कि नहीं। तो हर एक प्रॉब्लम में आपको इसी तरीके से चीजें देखनी कि आपका MRS क्या आएगा। ट्राई टू पुट थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन इसमें देने की कोशिश करना, एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो फाइन। इसके डायग्राम में थोड़ी सी ध्यान देना, इसके डायग्राम में भी थोड़ी सी ध्यान देना। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में भी डिस्कस करेंगे कल। इज दैट ऑल राइट guys? Are we fine so far? Do we understand the assumptions? Do we understand why ICs don't intersect? Do we understand utility functions? Do we understand MRS? Do we understand marginal utilities? Do we understand all these concepts? Clear हो गया है सबको? Okay जी, चलो ठीक है guys, let's stop here for today and try to practice or figure out these things on your own. These are also available at the back of your chapter number 2 from the book, the Roberto book that we have. ठीक है, तो एक बार आप वहां से भी रेफरेंस ले सकते हो। I will upload the lecture and these notes as well on the website by tonight. And yeah, I'll see you tomorrow same time. तो ये questions हम लोग discuss करेंगे, and then we will also move on to the next topic, which is budget constraint and optimal choices and everything. तो उसको भी हम लोग discuss करेंगे, ठीक है। And in case anybody has any doubts or any technical difficulties, feel free to reach out or start studying. You must have realized that it is a technical course. It's not like your introductory micro last time. ठीक है, चलो तो all right, I'll see you tomorrow for the micro class and we'll start at 7 for the maths class. Okay, thank you guys, thank you so much, take care.